नमस्कार, मनी की खास पेशकश मार्केट आउटलुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। इस खास पेशकश के जरिए हम आपको डिफरेंट फंड मैनेजर से बात करवाकर इस चीज़ का अंदाज़ा दिलवाने की कोशिश करते हैं कि अब बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। जो डिफरेंट न्यूज़ फ्लो चल रहे हैं या फिर जो गतिविधियां हो रही हैं उनका बाजार पर क्या असर होगा और आपको उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में किस तरह के बदलाव करने चाहिए। चलिए इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। यूएस ईरान सीजफायर के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में उठापटक का दौर जारी है। स्पेशली वीकेंड से पहले बाजार में गिरावट देखने को मिलती है या फिर घबराहट देखने को मिलती है। हालांकि मार्च की भयानक गिरावट के बाद अप्रैल का महीना बाजार के लिए बहुत ही शानदार रहा था, लेकिन मई महीने का आगाज यानी कि जो शुरुआत है वो काफ़ी ठंडी रही है। ठंडी इसलिए क्योंकि तिमाही नतीजों में सुधार और क्रूड में गिरावट के बावजूद बाजार ऊपर जाता तो है लेकिन टिक नहीं पाता है। उसमें एफआईएस की बिकवाली भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसका हम अभी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे उस पर। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इस उतार चढ़ाव वाले बाजार में कैसे रणनीति बनानी चाहिए बाजार में आपको। क्या दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज़्यादा पैसा बनेगा, जैसा हमने अप्रैल में भी देखा था, और नतीजों के बाद जिस तरह के तिमाही नतीजे आए उनके बाद किन सेक्टर्स पर अब ज़्यादा फोकस होना चाहिए, कहाँ खरीदारी करनी चाहिए, किन को अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर देना चाहिए। ये सारे सवाल आई थिंक आपके दिमाग में भी चल रहे होंगे। तो इन सब पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ यूटीआई एएमसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर इक्विटी कार्तिक राज लक्ष्मण जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। संदीप जी, धन्यवाद मुझे आपके शो में बुलाने के लिए। तो आपको बता दूं, ये जो हस्ती आपके सामने है जिनसे हम रूबरू हो रहे हैं आज, इनका इक्विटी मार्केट्स में यानी कि शेयर बाजार में 17 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इससे पहले कि उन्होंने यूटीआई में ज्वाइन किया, उससे पहले ये अलग अलग संस्थानों में पहले भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जिसमें बड़ौदा बीएनपी पारिबा एसेट मैनेजमेंट, इनके साथ भी इन्होंने समय बिताया। आईसीआईसीआई बैंक, गोल्डमैन सैक्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एएमसी में भी इन्होंने काफ़ी अहम भूमिकाएँ निभाई हैं। तो काफ़ी बड़ा तजर्बा लेकर ये हमारे साथ बैठे हैं। उस तजर्बे में से सर, उस सागर में से एक छोटा सा एक लोटा मैं लेने की कोशिश करूंगा ताकि हमारे दर्शकों को कुछ मदद मिल सके। अच्छा, इस समय बाजार में अगर हम देखें सबसे बड़ी चीज़ या फिर सबसे बड़ा मुद्दा कोई चल रहा है तो वो यूएस ईरान जंग ही है। दोनों तरह की खबरें आ रही हैं सर इसमें। कभी लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, शांति हो जाएगी, शांति बहाल हो जाएगी, कुछ ही घंटों में कहानी पलट जाती है। और स्पेशली वीकेंड पर अगर हम देखें सर तो चिंता ना खास तौर पे बढ़ जाती है, घबराहट सी देखने को मिलती है। और मंडे को उतनी नेगेटिविटी नहीं रहती। अब पता नहीं क्यों ऐसा माहौल बनता जा रहा है। पिछले 4-5 हफ्तों का ऐसा ही कुछ ट्रेंड है सर। तो बाजार चाहते हुए भी इस जंग से बाहर नहीं निकल पा रहा है। भले ही हम कितना ही कह लें लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। असर तो उसका दिख ही जाता है। सर, आपका क्या असेसमेंट है इस जंग को लेकर, कैसे इससे डील किया जाए और इस जंग के बीच में आपको बाजार में किस तरह से अपनी रणनीति बनानी चाहिए? संदीप जी, पहले तो आप मुझे कार्तिक नाम से बुला सकते हैं। जहाँ तक ये जंग का सवाल है, इसमें सीजफायर कंटिन्यू रहे ये सबकी उम्मीद है। मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रैफिक वापस नॉर्मल हो जाए, जो कि अब करीबन 10 हफ्तों से नहीं है, बंद है, लिटरली बंद है। तो उस हिसाब से वो ट्रैफिक नहीं चालू होने की वजह से हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल की जो भाव है वो काफी ऊपर है। और इंडिया जो है वो काफी मायने तक नेट इंपोर्टर है। मेजॉरिटी ऑफ हमारा रिक्वायरमेंट जो है, हम नेट इंपोर्टर हैं। तो हमें काफी मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पैक्ट होता है अगर क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर रहता है। तो उस हिसाब से ट्रैफिक नॉर्मलाइज हो, ये हमारे लिए काफी मुद्दे वाली पॉइंट होगी। नहीं तो उसके वजह से हमारा जो है इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं, और करंट अकाउंट डेफिसिट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो काफ़ी कुछ मैक्रो स्टेबिलिटी जो इंडिया में काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है लास्ट कुछ सालों में, उसमें थोड़ी इम्पैक्ट या बाधा आ सकती है। तो सर, इस ऐसे में बाजार में कैसे रणनीति बनानी चाहिए? क्या ये जो जंग की खबरें हैं इसको पूरी तरह से दरकिनार करना चाहिए, जो मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उनको? लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो कोई ना कोई इवेंट आते रहता है मार्केट में। ये बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट है। इसके बाद हम होपफुली थिंग्स गेट टू नॉर्मल इज व्हाट वी लुक एट। जैसे कि हम देखेंगे फरवरी तक हमारा जो मेजर कंसर्न्स थे सारे निकल रहे थे। यूएस के साथ भी जो ट्रेड डील था वो हो चुका था, यूरोप का उससे पहले ही हो चुका था।
और जो अर्निंग्स ग्रोथ मार्केट में जो एक प्रॉब्लम था वो भी FY 27 में, जो कि मार्च 27 वाले साल में इम्प्रूव होने की विजिबिलिटी दिख रही थी। तभी ये वॉर आ चुका है और उसके वजह से जो क्रूड ऑयल प्राइस में जो काफ़ी स्पाइक हुआ है उस हिसाब से हमें एक इम्पैक्ट आ रहा है। बट अदर देन दैट हमारा ओवरऑल मैक्रोस काफ़ी अच्छे थे। अर्निंग्स ग्रोथ रिकवर हो रहा था। बैलेंस शीट्स अगर आप बात करें, गवर्नमेंट की बैलेंस शीट बाकी गवर्नमेंट्स के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग है। हमारे कॉर्पोरेट या हाउस होल्ड्स के बैलेंस शीट्स या बैंक के बैलेंस शीट भी काफ़ी हद तक ठीक है। तो उस हिसाब से हम एक अगले केपेक्स वाले दौर के लिए काफ़ी रेडी थे। उसके बीच में ये जो इशू है, ये समस्या है, इस पे हम फिलहाल अटके हुए हैं। जैसे कि क्रूड प्राइस नॉर्मलाइज होता है, ट्रैफिक नॉर्मलाइज होता है, क्रूड प्राइस नॉर्मलाइज होता है, हमारा वापस वो ग्रोथ आउटलुक स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी जो पिछले 10 हफ्तों से जो प्रॉब्लम रही है उसका कुछ इम्पैक्ट हो सकता है फर्स्ट क्वार्टर या जून क्वार्टर में हमें देखने मिले, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा बदलता नहीं है। शायद दूसरे इवेंट्स आएंगे, बट मार्केट्स मूव फ्रॉम इवेंट्स टू इवेंट। आप अगर लॉन्ग टर्म की सोचें तो इंडिया एक आराम से नॉमिनल जीडीपी डबल डिजिट ग्रोथ वाली कंट्री है। बहुत कम कंट्रीज में ये अपॉर्चुनिटी है। और उसमें भी हम देखेंगे तो डेमोग्राफिक्स डिविडेंड इंडिया के लिए अभी भी प्ले आउट कर रही है, अगले 10 साल 15 साल के लिए भी प्ले आउट कर सकती है, जो कि बाकी कंट्रीज, बाकी काफ़ी सारे कॉम्पीटिंग कंट्रीज के पास नहीं है। तो उस हिसाब से हम स्ट्रक्चरली एक अच्छे डिकेड में हैं, अच्छे ग्रोथ डिकेड में हैं। बट नियर टर्म इज द क्रूड प्राइसेस व्हाट इज द इशू। मतलब आप कह रहे हैं छोटी अवधि पे प्रेशर है, लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, ग्रोथ स्टोरी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर ये क्रूड हमें जीने नहीं दे रहा। क्यों नहीं जीने दे रहा? क्योंकि क्रूड में उठापटक बहुत है। हमने हाल में सर 126 का लेवल भी देखा, वहां तक भी स्पाइक आ गया था। 100 के नीचे जाता है सर, वहां के लेवल भी हमने देखे, लेकिन 100 के नीचे टिक नहीं पा रहा है सर कच्चा तेल। ये ट्रिपल डिजिट जैसे ही आता है ना, 100 का आंकड़ा आता है ना, हमारी सांस फूलने लगती है। क्योंकि जैसे आपने कहा हम क्रूड भारी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। तो सर अगर एक कच्चा तेल मान लीजिए अब 10 हफ्ते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, अगर कच्चा तेल 100 के ऊपर सस्टेन करता है, जो कि फरवरी या फिर इस साल की शुरुआत में अगर हम देखें तो 60-65 या $70 मैक्स उसी रेंज में चल रहा था। सर ये जो $30 का इम्पैक्ट है वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर, शेयर बाजार के ऊपर किस तरह से देखते हैं आप? अगर ये 100 के ऊपर सस्टेन करता है या इन्हीं लेवल्स के आसपास भी रह जाता है तो? जैसे मैंने कहा, अगर क्रूड का भाव बहुत ऊपर रहता है तो हमें इम्पैक्ट इन्फ्लेशन में आएगा, हमें इम्पैक्ट इस पे करंट अकाउंट डेफिसिट में आएगा, फॉरेक्स रिजर्व्स में आएगा, ग्रोथ पे थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। बट होपफुली सप्लाई डिमांड सिचुएशन इससे पहले, वॉर से पहले काफ़ी ठीक था, कंफर्टेबल था, इसीलिए हमने देखा क्रूड वो 60 से $70 के बीच में था। तो उस हिसाब से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जब नॉर्मलाइज होता है और ट्रैफिक नॉर्मलाइज होता है और क्रूड प्रोडक्शन और सप्लाई नॉर्मल होता है, तो इवेंचुअली हम शायद उधर नहीं पहुंचे तो भी इवन $80-85 तक पहुंचे। दैट इज क्वाइट कंफर्टेबल फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव इंडिया के लिए। अगर 100 पे रहता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत है, पर कंपेयर टू से पिछले टाइम से 2013 में जब इंडिया को फ्रेजाइल 5 माना जा रहा था, जब फेड टेपरिंग हो रही थी, उसकी तुलना में आज हमारा मैक्रो सिचुएशन बहुत ही बेहतर है। और ये छोटा सा झटका जो है वो हम आराम से ले सकते हैं एंड वी कैन स्टिल मूव फॉरवर्ड। तो उस हिसाब से अब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, बट डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट होगा। ये साल के जीडीपी अर्निंग्स ग्रोथ में इम्पैक्ट होगा अगर ये $100 पे कंटिन्यू करता है। दूसरी चीज जो देखनी है, सप्लाई में कहीं और इम्पैक्ट नहीं आ जाए। जैसे हमने जब ये वॉर चल रहा था हमने देखा कुछ काफी दुनिया के काफी जगह पे कुछ ना कुछ इश्यूज थे, शॉर्टेजेस, गैस शॉर्टेज एंड सो ऑन। सप्लाई का इशू हुआ, उसके वजह से मैन्युफैक्चरिंग में इम्पैक्ट आया, तो दैट इज एडिशनल। ये जो हम प्योरली प्राइस की बात कर रहे हैं, अगर सप्लाई का इम्पैक्ट हुआ तो दैट कुड बी एडिशनल इम्पैक्ट इन द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म ही सही। और सर आप जब कह रहे हैं कच्चे तेल का इम्पैक्ट नतीजों पर हुआ है, तो एज अ फंड मैनेजर जब सर आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो में जो पैसा जब आप एलोकेट करते हैं, तो
बेसिस क्रूड, अगर क्रूड को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो जो क्रूड से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं जिसमें ओएमसीज हैं, पेंट्स हैं, अपस्ट्रीम कंपनियां हैं, टायर है, केमिकल है, एयरलाइंस हैं, इनमें सर आपने जब से ये जंग शुरू हुई 28 फरवरी के बाद से आपने अपने पोर्टफोलियो में या फिर अपना जो फंड एलोकेशन है उसमें किस तरह से बदलाव किए हैं, कैसे अपने आप को स्ट्रीमलाइन किया है उससे? हम इसके वजह से ये शॉर्ट टर्म इवेंट्स बहुत ही मुश्किल होता है प्रेडिक्ट करने को, और हमारा आउटलुक जो है एकदम लॉन्ग टर्म होता है। तो उस हिसाब से ये इवेंट के हिसाब से हम अपने पोर्टफोलियो को मॉडिफाई नहीं करते हैं। हमारा फोकस यही रहता है कि कंपनीज का लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, उसका फ्री कैश फ्लो जनरेशन कितना होगा, अर्निंग्स ग्रोथ कितना होगा, उसके तुलना में उसका वैल्यूएशन कैसा है। और जब तक वो ठीक लगता है, हायर ग्रोथ के लिए हायर प्राइस या हायर वैल्यूएशन भी दे सकते हैं, लेकिन अगर ग्रोथ कम है तो वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे होना चाहिए, उस पे ज़्यादा फोकस रहता है। मैं जो स्ट्रैटेजीज मैनेज करता हूँ वहाँ पे स्पेशली ब्लेंड फोकस होता है, वही कि हाई ग्रोथ वाले कंपनीज में फोकस ये है कि उनका ग्रोथ की वजह से वो वैल्यूएशन जस्टिफाइड हो, या अगर लो ग्रोथ कंपनीज है उनमें कम से कम इतना अट्रैक्टिव वैल्यू हो, उनमें फ्री कैश फ्लो जनरेशन इतना हाई हो कि उस हिसाब से वो अट्रैक्टिव रहे। सो इट कैन बी अक्रॉस सेक्टर्स एंड नॉट फोकसिंग ऑन शॉर्ट टर्म इवेंट्स, बिकॉज हमने जैसे चर्चा किया वो इवेंट तो एक इवेंट से दूसरे इवेंट में मार्केट जाते रहता है। हमारा इक्विटी इटसेल्फ इज अ लॉन्ग टर्म एसेट क्लास जहाँ पे 5 से 10 साल का हॉरिजन होना चाहिए। अब सेम हमारे लिए भी लागू होता है कि हम जब कोई स्टॉक खरीदते हैं या कोई कंपनी खरीदते हैं, हमारा फोकस वही होता है कि लॉन्ग टर्म में ये वेल्थ क्रिएट कर पाएगी कि नहीं। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। वैसे सर अगर मैं अपने समझ के लिए, मेरी समझ के लिए या फिर हमारे दर्शकों की समझ के लिए पूछूं तो जिस तरह से क्रूड ने स्पाइक किया है वही 60, 65, $70 से 126 तक का भी, या 100 ऑन एन एवरेज टू बी प्रिसाइज, तो ये ओएमसीज, पेंट्स, टायर, केमिकल, एयरलाइंस या अपस्ट्रीम पर कैसे किसी को अपनी रणनीति बनानी चाहिए, कैसे फोकस करना चाहिए? नहीं, क्लियरली ये कब तक चलता है ये सभी के लिए वही दुविधा है कि आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि इसका इम्पैक्ट कब तक रहेगा। कुछ कंपनीज के पास प्राइसिंग एबिलिटी है कि ये जो इसके वजह से रॉ मटेरियल का भाव बढ़ रहा है उसको वो कस्टमर को पास ऑन कर दे। कुछ को शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट लेना पड़ता है 1-2 क्वार्टर के लिए, उसके आगे वो भी आगे पास ऑन करते हैं। या कुछ जैसे आपने कहा अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए फायदेमंद हो सकता है कि हायर क्रूड ऑयल प्राइस उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो डिफरेंट कंपनीज बेनिफिट डिफरेंटली और हैव इम्पैक्ट डिफरेंटली, बट वहीं पे लॉन्ग टर्म फोकस आ जाता है। अगर आप उनका पास्ट साइकिल्स देखो, पिछले 10-20 साल के साइकिल्स देखो, और ऐसे क्रूड के भाव जब ऊपर जाते हैं उनका बिहेवियर कैसा रहा है, उनका ग्रोथ कैसा रहा है, उनका प्रॉफिटेबिलिटी में कितनी इम्पैक्ट आई है, तो उस हिसाब से आपको समझ आता है कि ये कंपनी की प्राइसिंग पावर कितनी है और इसका इम्पैक्ट कितना है। आज के डेट पे जनरली हम बोले तो 2020 में काफ़ी सेक्टर्स या काफ़ी साइक्लिकल कंपनीज ऐसे थे जिनके पास बहुत कर्जा या डेट था, जिसके वजह से अगर एक आध क्वार्टर के लिए उनका प्रॉफिट पे दिक्कत आए तो उनको डेट रीपेमेंट और इंटरेस्ट सर्विसिंग में दिक्कत आ सकती थी। आज के डेट पे हम जैसे बात कर रहे थे, मेजॉरिटी ऑफ द कॉर्पोरेट्स का बैलेंस शीट काफ़ी हद तक ठीक है, तो उस हिसाब से बहुत कम कंपनीज को दिक्कत आएगी। अगर ये कुछ दिनों के लिए रहे, लंबे समय के लिए रहे तो फिर हमें देखना है। बट नेट नेट ये है कि इसके बाद जैसे 60-70 था, शायद अब लग रहा है वो 80-85 पे एवरेज हो जाएगा। तो उस हिसाब से थोड़े बहुत कमोडिटीज में इन्फ्लेशन की पॉसिबिलिटी है, तो कंपनीज विच आर इन द कमोडिटी साइकिल में एक्चुअली टेंड टू बेनिफिट, वेदर इट इज metals or whether it is even some soft commodities. ठीक है, ओके सर। ये कच्चे तेल की बात तो आपने करी, मे बी इट कुड बी अ शॉर्ट टर्म इवेंट, लेकिन सर एफआईएस की बिकवाली तो लंबे समय से चल रही है। मैंने इसे लंबी चल रही है सर, तो लोग कहते हैं कि 2025 से चल रही, मैं तो कह रहा हूँ सर सितंबर 2024 से चल रही, जब से हमने रिकॉर्ड हाई टच किया था वो 26,277 था आई थिंक।
तो वहाँ से लेकर अब तक सर हम देखें ना तो एफआईएस लगातार बिकवाली ही कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हम रुपए पर भी देख रहे हैं। रुपया वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है सर इस साल अब तक अगर हम देखें 2026 में। तो सर इस एफआईएस की बिकवाली से आपने अपने आप को कैसे अडेप्ट किया? कच्चा तेल तो आपने कहा छोटा शॉर्ट टर्म इवेंट था, हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। ये एफआईएस की बिकवाली ने फंड मैनेजर्स के जो व्यू हैं या फिर उनका स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है उसको कैसे इम्पैक्ट किया है? पहले अगर हम रीजन देखने जाएं तो एफआईएस ने इमर्जिंग मार्केट्स में, सभी इमर्जिंग मार्केट्स में सेलिंग किया है। इवन लास्ट 1-1.5 साल से अगर हम देखेंगे तो इमर्जिंग मार्केट्स, कोरिया, ताइवान, चाइना, इन मार्केट्स ने काफी हद तक अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा मार्केट परफॉर्मेंस रहा है। उसके बावजूद भी ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स में एफआई के फ्लोज जो है वो नेगेटिव ही रहे हैं। एक तरह से देखेंगे तो एआई के वजह से वो यूएस में जैसे वो मैक्स 7 जिन्हें कहा जाता है, वो उस कंपनीज में काफ़ी प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है, उनका ज़्यादा फोकस है एआई के का स्पेंडिंग में, तो वहाँ पे इन स्टॉक्स ने काफ़ी हद तक अच्छा किया, काफ़ी एलोकेशन उधर गया है। सो इट इज़ एफआई probably shifting some money from India, other emerging markets as well into the AI place. India clearly AI play में ज़्यादा है नहीं हमारे पास फिलहाल अपॉर्चुनिटी। इंडिया के को एक तरह से एंटी एआई प्ले कहा जाता है, हमारे पास ज़्यादा फिलहाल एआई के लिस्टेड कंपनीज है नहीं। जहाँ तक रुपी डिप्रिसिएशन का सवाल है, इन अ वे ये रुपी डिप्रिसिएशन के वजह से हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव एंड एक्सपोर्ट फोकस मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव एक बूस्ट मिलता है, चाहे वो फार्मा हो, इंडस्ट्रियल हो, ऑटोज हो। एक तरह से फ़ायदा हो सकता है ये करेंसी डिप्रिसिएशन के वजह से। इवेंचुअली हमने देखा कि लास्ट कुछ साल में इवन एफडीआई के फ्लोज, क्योंकि पोर्टफोलियो सम ऑफ द प्रमोटर्स आल्सो हैव सोल्ड स्टेक बिकॉज वैल्यूएशन हमारे ऊंचे थे। बट अभी ये लास्ट 1.5-2 साल से जो मार्केट करेक्शन रहा है और जो हमारा रुपी डिप्रिसिएशन रहा है, उस हिसाब से आगे शायद ये आउटफ्लो कंटिन्यू नहीं हो एफडीआई के एंगल से। तो हमारा ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज जो थे वो ठीक थे, बट हमारा आउटफ्लो भी ज़्यादा होने की वजह से नेट एफडीआई फ्लोज ना के बराबर था। कम से कम वो फ्लो एक तरह से आउटफ्लो जो है वो रुक सकता है, तो कैपिटल इन अ वे वुड बी पॉजिटिव एंड दैट वे रुपी डिप्रिसिएशन कुड हेल्प प्योरली फ्रॉम अ एक्सपोर्टर्स एंड द कैपिटल फ्लोज पर्सपेक्टिव। ठीक है। अब सर अगर मैं मिड कैप स्मॉल कैप की बात करूं तो मिड कैप स्मॉल कैप पर ज़्यादा फोकस करें या फिर ये अलर्ट होने का समय है? क्योंकि अप्रैल का महीना सर बड़ा आउट परफॉर्मेंस था हमने देखा स्मॉल कैप इंडेक्स में। अगर हम निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो सर जब से शुरू हुआ है 2014 से, तब के बाद सबसे बड़ी मासिक बढ़त हमने देखी है। तो सर आप कैसे पॉइज कर रहे हैं या फिर आप क्या राय देंगे हमारे दर्शकों को कि ये मुनाफा वसूली का मौका है या फिर अप्रैल में जहाँ पैसा बना था वहीं पर आगे भी कंटिन्यू होगा? तो हुआ क्या है, लास्ट 2 साल से हम ये कह रहे हैं कि लार्ज कैप्स जो है, जो टॉप 100 कंपनीज है, उनका वैल्यूएशन जो है मिड एंड स्मॉल कैप से बेहतर है, मोर अट्रैक्टिव। बट अभी ये करेक्शन के बाद हमने देखा कि फर्स्ट टाइम स्मॉल कैप्स भी अट्रैक्टिव जोन में आने लगे हैं और मिड कैप्स भी ऑलमोस्ट अट्रैक्टिव होने लगा है। तो उस हिसाब से 1-1.5 साल का या 2 साल का जो टाइम करेक्शन रहा है, उसके बाद इनके वैल्यूएशंस भी उतने पंची नहीं है जितने शायद सितंबर 24 के पीक में थे। ये मार्च एंड के पीरियड पे था, बट उसके बाद जैसे आपने कहा काफ़ी कुछ इंडिविजुअल मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज बहुत ऊपर चले गए और इंडेक्स लेवल पे भी इन्होंने लार्ज कैप को आउट परफॉर्म किया है। लार्ज कैप में हो सकता है थोड़ा एफआई सेलिंग वाला भी इशू रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अभी स्टिल विद इन द 3 कैटेगरीज लार्ज कैप्स लुक लिटिल मोर अट्रैक्टिव। मिड एंड स्मॉल कैप ऐसा नहीं है कि पहले जितना बहुत महंगे हैं, बट वन हैज टू बी सिलेक्टिव, क्योंकि मार्च के बॉटम से वापस एक शार्प मूव आया है। तो उस हिसाब से जो अट्रैक्टिवनेस था काफ़ी पॉकेट्स में वो निकल चुका है, तो उस हिसाब से वन हैज टू बी लिटिल मोर केयरफुल। मतलब हाल की जो बढ़त आ गई उसके बाद इनका जो अट्रैक्टिवनेस था या फिर जो चीपनेस थी वो चीपनेस खत्म हो गई।
ठीक है। अच्छा सर, आपने Q4 के रिजल्ट्स को कैसे एनालाइज किया है? कहाँ कहाँ किन पॉकेट्स में खुशी थी, कहाँ गम था, और इन नतीजों के बाद क्या हम मान के चलें कि आर वी हेडेड टुवर्ड्स 25,000 या फिर रिकॉर्ड हाई भी लग रहे हैं, या फिर इन नतीजों के दम पर थोड़ी मायूसी होगी और हम नीचे की तरफ फिर से करेक्शन का जोन पकड़ेंगे? अगेन हम टारगेट से काम नहीं करते हैं, वी इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। बट फ्रॉम अगर आप लास्ट 6-8 क्वार्टर की बात करें, सितंबर 24 से भी बात करें, तो एक दिक्कत ये आ रही थी कि टॉप लाइन और प्रॉफिट ग्रोथ ओवरऑल मार्केट में स्लो होते आ रहा था। थैंकफुली लास्ट एक आध क्वार्टर से वो स्टेबलाइज कर रहा था, और ये क्वार्टर फिलहाल जो मार्च क्वार्टर है उसके नंबर्स पूरे आए नहीं हैं। ये ईयर एंडिंग क्वार्टर होने की वजह से कुछ कंपनीज के ये नंबर अभी तक आए हैं। जितने आए हैं उनका प्रदर्शन एक्सपेक्टेशन से बेटर रहा है, तो वो स्टेबिलिटी जो था वो एक्चुअली इम्प्रूव हो रहा है। जैसे मैंने कहा, हमारी उम्मीद भी, मार्केट की उम्मीद भी यही थी कंसेंसस की, कि FY27 में अर्निंग्स ग्रोथ डबल डिजिट में जाएगी। जो FY25 और 6 में सिंगल डिजिट में चले गई थी, वो अर्निंग्स ग्रोथ वापस FY27 में डबल डिजिट की ओर जाना चाहिए। फिलहाल Q4 का प्रदर्शन देख के वही लग रहा है कि हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट अगेन इसमें यही आ जाती है, पिछले 20-25 साल में शायद 2-3 बार जब भी ऐसा ऑयल स्पाइक वाला इवेंट आया है, हमने देखा है कि अर्निंग्स ग्रोथ पे थोड़ी इम्पैक्ट पड़ती है उस साल में। कुछ 5-7% तक का इम्पैक्ट हो सकता है। ये मतलब पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से उतना हुआ है। अगर वो करेंगे तो हो सकता है हम वापस वो डबल डिजिट टच नहीं कर पाए। फिलहाल तो एक्सपेक्टेशन यही है कि टीन्स ग्रोथ होना चाहिए, बट अगर ये कंटिन्यूड रहे तो उसके क्रूड ऑयल, हायर क्रूड ऑयल की वजह से हो सकता है कि वो अर्निंग्स कट थोड़े बहुत आए। ठीक है, आखिरी दो सवाल आपसे सर। इन नतीजों के दम पर किन सेक्टर्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? अब जंग भी है हमारे सामने, एफआईज की बिकवाली भी है, रुपया भी कमज़ोर है, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए नतीजों के बाद कौन से ऐसे सेक्टर्स निकल के सामने आए सर? मोर और लेस रिजल्ट सीजन पूरा हो ही चुका है, कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? जैसे अगेन रिजल्ट्स एक एक क्वार्टर पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। हम रिजल्ट्स पे यही इवेल्युएट करते हैं कि वो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं, नए कुछ डेटा पॉइंट्स मिल रहे हैं कि नहीं। बट लॉन्गर टर्म के हिसाब से यही लगता है, प्राइवेट बैंक्स जो है वो एक काफी अट्रैक्टिव जोन में है, प्री कोविड लेवल से भी अट्रैक्टिव जोन में है वैल्यूएशंस में। इनका जो ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक बरकरार है। इनका ग्रोथ जो है वो जीडीपी से ज़्यादा ग्रो किया है इन्होंने लास्ट 20-25 साल में, और आगे भी चल के इनका ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी से हायर रहेगा। तो उस हिसाब से हाई ग्रोथ कंपनीज और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस, और फिलहाल एसेट क्वालिटी के या एनपीए के भी ज़्यादा कोई इश्यूज है नहीं, तो उस हिसाब से प्राइवेट बैंक्स क्लियरली एक पिक निकल के आता है। दूसरा जो है आईटी है। आईटी फिलहाल ये एआई के चर्चा के वजह से काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है, बट हमने देखा है आईटी सर्विसेज कंपनीज, इंडियन कंपनीज काफ़ी अडेप्टिव रहे हैं, और उस हिसाब से ये वाले इवेंट को भी वो अडेप्ट कर सकते हैं, और ग्रोथ की बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और बढ़ सकते हैं, वाइल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी जो है वो क्लाइंट्स को पास ऑन करें। एट द सेम टाइम उनको ज़्यादा काम मिल सकता है, तो उस हिसाब से उनका ग्रोथ आगे बढ़ सकता है। एआई इम्प्लीमेंटेशन में भी और काम बढ़ सकता है। उस हिसाब से अगेन आईटी सर्विसेज दूसरा सेक्टर है जिनका वैल्यूएशन काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव हो चुका है, और इन काफ़ी फ्री कैश फ्लो जनरेट करते हैं। डिविडेंड और बायबैक के तौर पे वो शेयर होल्डर्स को वापस ये पैसे रिटर्न भी करते हैं, तो उस हिसाब से वो एक सेक्टर है जो काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। उसके आगे अगर हम देखें तो कंज्यूमर में दो भाग है, एक एफएमसीजी या स्टेपल्स हुआ, और दूसरा डिस्क्रिशनरी या ड्यूरेबल्स रिटेल हुआ। वहाँ पे ये डिस्क्रिशनरी ड्यूरेबल्स रिटेल वाला सेगमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। दोनों ही महंगे हैं, प्राइस टू अर्निंग्स या कोई भी वैल्यूएशन में आप देख लीजिए, दोनों ही महंगे हैं। बट फ़र्क ये है कि जो डिस्क्रिशनरी साइड में है पेनिट्रेशन लेवल्स लोअर है, और अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज स्टोरी है रिटेल में, तो उस हिसाब से काफ़ी लंबे समय तक ग्रोथ रह सकता है। तो हायर ग्रोथ के लिए विद इन कंज्यूमर वी प्रेफर द डिस्क्रिशनरी ओवर एफएमसीजी। एफएमसीजी लास्ट कुछ साल से ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस नहीं रहा है मार्केट में, बट फिर भी उनका वैल्यूएशंस अभी तक महंगे हैं, और इनका अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी देखें तो
सिंगल डिजिट में रहा है, और अभी काफ़ी हाई बेस पे उन्हें ग्रोथ इज नॉट वेरी हाई. So to that extent, within the entire consumer space, preferring the discretionary part. ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे सर, हम वैसे इक्विटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, स्पेशली जिस तरह का करेक्शन हमने सोने चांदी में देख लिया ऑफ लेट, उसके बाद अब आपके हिसाब से सर बैलेंस करने के लिए पोर्टफोलियो को गोल्ड सिल्वर का पोर्टफोलियो में कितना हिस्सा होना चाहिए, इफ एट ऑल? नहीं, ये अगेन सबका एक सिंगल नंबर होता नहीं है, सबके मॉडल अलग होते हैं. बट गोल्ड जो है उसे हेजिंग टूल माना जाता है, और हर एसेट क्लास में कुछ ना कुछ एक्सपोजर होना चाहिए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से. मेनी ऑफ द मल्टी एसेट कैटेगरीज इंक्लूडिंग आर्ट्स प्रोवाइड दैट अपॉर्चुनिटी टू द इन्वेस्टर डायरेक्टली. तो होता क्या है, सारे एसेट क्लासेस एक साथ नहीं चलते हैं. कह लीजिए गोल्ड हुआ, रियल एस्टेट हुआ, इक्विटी हुआ, फिक्स्ड इनकम हुआ, सब एक साथ नहीं चलते हैं. तो उस हिसाब से जब लास्ट 1-2 साल से इक्विटी का टाइम थोड़ा खराब रहा, उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है. तो ऑटोमेटिकली अगर किसी का पहले इनमें एक्सपोजर था तो वो वेट बढ़ जाता. वो वेट को आप रीअलोकेट कर सकते हैं इनटू इक्विटीज एट द बॉटम से. मार्च के जैसे अट्रैक्टिव प्राइस पे क्लियरली रीअलोकेट कर सकते थे. उस हिसाब से एसेट एलोकेशन और एक्सपोजर टू ऑल एसेट क्लासेस बहुत ज़रूरी है. गोल्ड में दूसरी चीज़ यही है कि हमने देखा है काफ़ी सारे एडवांस्ड इकोनॉमीज के बैलेंस शीट्स, गवर्नमेंट बैलेंस शीट्स काफ़ी वीक हुए हैं. तो उस हिसाब से काफ़ी सेंट्रल बैंक्स ने रिजर्व का, बाकी यूएस हो या कोई भी और ये G6 हो, वहाँ से भी हटके गोल्ड ज़्यादा खरीदा है. तो उधर से भी डिमांड आई है अदर देन द ज्वेलरी डिमांड. ये शायद कंटिन्यू भी हो सकता है. दैट इज द फंडामेंटल पार्ट. बट लुकिंग एट एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव, कुछ मात्रा, सम परसेंटेज एलोकेशन होनी चाहिए. अभी इतना आउट परफॉर्मेंस के बाद क्या ज़रूरी है कि अगले 6 महीने 1 साल में और आउट परफॉर्म करे, वो कहना मुश्किल है. बट फ्रॉम एसेट एलोकेशन फॉर द इन्वेस्टर, यू शुड हैव एक्सपोजर इन ऑल एसेट क्लासेस. जो एसेट क्लास आउट परफॉर्म करता है, टिपिकली यू काइंड ऑफ सेल आउट ऑफ दैट एंड रीबैलेंस इनटू द अदर एसेट क्लास. चलिए कार्तिक सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, बड़ा एनलाइटनमेंट वाला ये सर सेशन था जो आपसे बातचीत करने का मौका मिला. बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए. वैसे सर कोई स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत तो नहीं हुई है, सेक्टर्स की चर्चा जरूर हुई है. कोई डिस्क्लेमर जो आप देना चाहेंगे जाने से पहले? नहीं, आई मीन other than, I mean, जो भी स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स है, you have to, I mean, each one has to kind of look at the risks and their own perspective. हमारा कोई recommendation नहीं है. This is more the opinion that हम डिस्कस कर रहे हैं. चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए. थैंक्स. चलिए, तो ये थे यूटीआई एएमसी के फंड मैनेजर जो बता रहे थे कि क्रूड की कीमतों में जो उछाल आया है और उसका इम्पैक्ट छोटी अवधि में ज़रूर मार्केट्स में या फिर ग्रोथ स्टोरी पर देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबी अवधि के लिए जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, जो ग्रोथ स्टोरी है, वो अभी भी इंटैक्ट है. तो आप लंबी अवधि के टारगेट के हिसाब से अभी भी अपने आप को चाहें तो बाजार में पोजीशन करके चल सकते हैं. तो छोटी अवधि पर फोकस ना करते हुए लॉन्ग टर्म की जो ग्रोथ है उसके ऊपर फोकस करते हुए इक्विटी मार्केट्स पर अपना एक्सपोजर बनाए रखिए. थोड़ा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से गोल्ड सिल्वर की मात्रा आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, वो आप अपने फंड मैनेजर से बात करके जरूर डिसाइड कर सकते हैं. चलिए, इस खास चर्चा को हम यहीं पे विराम देते हैं. मैं आपसे इजाजत ले रहा हूं. नमस्कार.